हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैंडफॉर्म डेवलपमेंट बाय ग्लेशियर्स। तो इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने जो रिवर कौन कौन से लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट करती है उसके बारे में डिस्कस किया था। और बेसिकली देखा जाए तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लैंडफॉर्म को डेवलप करते हैं और कौन कौन से हमें पढ़ने हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो हमने पहला जो तो पढ़ लिया है फैक्टर रिवर। रिवर कौन कौन से लैंडफॉर्म बनाएगी वो हमने पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम बात कर लेंगे ग्लेशियर कि ग्लेशियर कौन कौन से लैंडफॉर्म का डेवलप करता है, उसको उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम करेंगे एरिड लैंडफॉर्म, मतलब विंड कौन कौन से लैंडफॉर्म को डेवलप करती है। उसके बाद हमारा हम पढ़ेंगे मैरीन लैंडफॉर्म। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्स्ट टोपोग्राफी या कार्स्ट लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 5 लैंडफॉर्म हमें पढ़ने हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लैंडफॉर्म डेवलप बाय ग्लेशियर्स। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ग्लेशियर है क्या। तो ग्लेशियर is a huge mass of ice that moves slowly along the mountain slope. The term glacier comes from the French word glace, which means ice. Glaciers are often called river of ice. तो ग्लेशियर क्या होते हैं? ग्लेशियर एक ह्यूज मास ऑफ आइस होता है जो ग्रेविटी के अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो क्या करता है, स्लोप जो माउंटेन स्लोप होता है उसके कारण नीचे की ओर खिसकता है। उसको हम क्या कह देते हैं, ग्लेशियर कह देते हैं। ग्लेशियर आर ऑफन कॉल्ड रिवर ऑफ आइस। जैसे वाटर होता है ना रिवर में, वो फ्लो होता है ऊपर से नीचे माउंटेन स्लोप पर। इसी तरीके से आइस जो होता है वो बिग अमाउंट में अगर फ्लो हो रहा है अकॉर्डिंग टू द माउंटेन स्लोप ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो उसे हम कह देंगे ग्लेशियर। ठीक है। अब देखो उसके बाद हमें एक चीज समझनी है कि स्नो लाइन क्या होती है। स्नो लाइन देखो, स्नो का मतलब तो आप समझते ही हो कि द प्लेसेस वेयर द स्नो लाइज फॉर द होल ऑफ द ईयर इज कॉल्ड स्नो फील्ड्स। जहां पर जो बर्फ होती है, स्नो होती है, वो हमेशा साल भर में हमेशा की रहती है, उसे हम स्नो फील्ड कह देते हैं। ठीक है। और जिस इमेजनरी लाइन के अबव, द इमेजनरी लाइन अबव विच देयर इज ए परमानेंट स्नो फील्ड इज नोन एज द स्नो लाइन। अब एक माउंटेन पर एक ऐसी परत होती है, एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर हमेशा बर्फ जमी रहती है, उसको हम कह देते हैं स्नो लाइन। तो आपने देखा होगा जैसे आप पर्वत पे चढ़ोगे, ऊपर की तरफ माउंटेन पे जाओगे, तो आप ये देखोगे कि नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे बर्फ नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो ये पूरा हिस्सा जो है वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। परमानेंट यहाँ पर आपकी स्नोफॉल पाई जाती है, स्नो से हमेशा के लिए ढका रहता है, परमानेंट ढका रहता है। तो जिस लाइन के ऊपर ये ढका रहता है उसको हम स्नो लाइन कहते हैं। इसके नीचे आपकी स्नो नहीं मिलती है, या मिलती भी है तो परमानेंट नहीं मिलती है। जिस लाइन के ऊपर स्नो परमानेंट मिलेगी उसको हम स्नो लाइन कह देंगे। ठीक है। और जिस फील्ड में स्नो होल ऑफ द ईयर, मतलब वर्ष भर जहां पर स्नो मिलेगी, उसको हम स्नो फील्ड कह देंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्लेशियर के बारे में, तो ग्लेशियर मूव्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 1 मीटर पर डे। ओवर 96% ऑफ द ग्लेशियर्स अकर इन अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड। जो इसकी स्पीड होती है ग्लेशियर की, वो एवरेज स्पीड जो मानी जाती है 1 मीटर पर डे, मतलब बहुत स्लोली स्लोली ये मूव करता है, यानी एक दिन में 1 मीटर ये मूव कर पाता है। और अगर देखा जाए ग्लेशियर सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो 96% जो ग्लेशियर्स हैं वो अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर इज लैम्बर्ट ग्लेशियर। कहाँ पर होता है ये? अंटार्कटिका में पाया जाता है। इसकी जो कह सकते हो चौड़ाई है वो 96 किलोमीटर वाइड है ये, और 435 किलोमीटर लॉन्ग है, और 2500 मीटर क्या है ये डीप है। तो इसको हम, ये हमारा क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर है, जिसका नाम क्या है, लैम्बर्ट ग्लेशियर। अब टाइप्स ऑफ ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ ग्लेशियर जो है 3 टाइप्स के होते हैं: कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स, आइस कैप्स एंड माउंटेन एंड वैली ग्लेशियर्स। तो जो पहला ग्लेशियर है वो है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर से ही आपको समझ में आ रहा होगा ये कॉन्टिनेंट पे पाया जाता है। और बेसिकली कॉन्टिनेंट में कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन द पोलर रीजन्स। ये पोलर रीजन्स पे पाया जाता है। यहाँ पर जो वर्षा भी होती है ना, वो वर्षा प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नो, स्नो के रूप में वर्षा होती है। ठीक है।
the snow that falls from year to year gradually gets accumulated. जो स्नो फॉल ईयर टू ईयर होती रहती है तो वो क्या करती है, एक के ऊपर एक परत दर परत जमती रहती है। तो इसमें होता क्या है, इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा रीजन जो होता है वो एक्सटेंसिवली आइस मास से कवर हो जाता है। मतलब अगर बारिश भी वहाँ आइस की हो रही है यानी स्नो की हो रही है तो वहाँ पे एक लेयर बन जाती है किसकी, स्नो की, और उसी को ही हम कह देते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। ठीक है। It is estimated that the maximum thickness of the ice sheets of Greenland is 3,400 मीटर। तो आइए हम समझते हैं कि आइस शीट क्या होता है। देखो आइस शीट कुछ नहीं होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे प्रेसिपिटेशन जो हो रहा है वो स्नो के फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, तो एक बार प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर दोबारा से प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर बार बार जब प्रेसिपिटेशन होता रहता है तो एक तरीके से आइस की जो है, जो लेयर की थिकनेस जो होती है वो मोटी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कॉपी का पेज देखते हो आप, कॉपी का पेज जो होता है बहुत पतला होता है। ठीक है, तो उसको एक बार का प्रेसिपिटेशन मान लो, ऐसे बहुत सारे पेजेस को इकट्ठा कर दो, पूरी कॉपी को क्लोज कर दो आप, तो कॉपी जो होती है वो उसकी थिकनेस क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। एक पेज की थिकनेस कम होगी और पूरी कॉपी की थिकनेस जो होगी वो ज़्यादा होगी। इसी तरीके से आइस शीट का मतलब यही है कि जब बहुत सारे जो प्रेसिपिटेशन, कई बार की प्रेसिपिटेशन इकट्ठी हो जाती है तो वो एक आइस शीट का फॉर्म ले लेती है। तो आइस शीट के बारे में आपने समझ लिया। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट लिखा है, इट इज एस्टिमेटेड दैट द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द आइस शीट्स ऑफ ग्रीनलैंड इज 3,400 मीटर। तो मैंने क्या बताया था कि जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स है वो दो जगह पाए जाएंगे, एक अंटार्कटिका पे, ग्रीनलैंड पे। तो ग्रीनलैंड पे जो मैक्सिमम थिकनेस है आइस शीट की वो कितनी है, 3,400 मीटर। और अगर हम अंटार्कटिका पे बात करें तो अंटार्कटिका पे कितनी है, 4,776 मीटर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले जो पॉइंट है, द वेव ऑफ द सी स्ट्राइक अगेंस्ट देम एंड ब्रेक द आइस शीट इनटू ब्लॉक्स ऑफ फ्लोटिंग आइस नोन एज आइसबर्ग्स। तो आइसबर्ग्स कैसे बनते हैं, अब होता क्या है, जो सी की जो वेव्स होती हैं, ठीक है, तो वो क्या करती है, बार बार आइस शीट से जाकर टकराती हैं। जब बार बार टकराएंगी तो होगा क्या, जो आइस शीट्स होती हैं उनके जो है छोटे छोटे ब्लॉक बन जाते हैं। उन्हीं ब्लॉक्स को हम क्या कहते हैं, आइसबर्ग क्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वो है आइस कैप। आइस कैप क्या होता है, द इट इज द कवरिंग ऑफ स्नो एंड आइस ऑन द ओशन ऑफ पोल्स। पोल्स पे जो ओशन होते हैं, क्योंकि पोल्स पे भी ओशन होते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि जो पोल्स है वो सारी जो कवर होगी वो सिर्फ और सिर्फ आइस से कवर होगी। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसमें वहां पर भी ओशियंस पाए जाते हैं। तो उन ओशियंस में जो पोल्स पे जो ओशियन पाए जाते हैं उसमें कुछ जो है स्नो वहां पर भी, जैसे आपने देखा होगा कि आइलैंड होता है हमारे उसमें, नॉर्मल जो हमारा ओशन होता है उसमें आइलैंड होता है। ठीक है, लेकिन पोल्स पे, अब पोल्स पे जो आइलैंड होता है उसके ऊपर भी क्या होगा, उसके ऊपर भी स्नो जम जाएगी। जब स्नो जम जाएगी तो वहां पर भी क्या होगा, एक अलग से आइस कैप बन जाता है। ठीक है, तो उसी को हम आइस कैप कह देते हैं। द आइस कैप कैन कवर वास्ट एरिया विद एक्सटेंसिव एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो एंड आइस। तो होता क्या है, यहाँ पे आइस का जो हमारी प्रेसिपिटेशन होता है आइस और स्नो के फॉर्म में, वो कंटिन्यू होता रहता है। तो वहाँ पर भी एक तरीके से उस आइलैंड पर बहुत सारी आइस एक्यूमुलेट हो जाती है, उसी को हम आइस कैप कह देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्वार्तिशेन आइस कैप इन द नॉर्दर्न नॉर्वे। जैसे यहाँ पे इसमें हम देख लेते हैं कि किस तरीके से दिखता है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये आपका हमारा ओशियन है पोल्स पे, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे अगर कंटिन्यू बारिश हो रही है, ठीक है, यहाँ पर अगर कंटिन्यू बारिश हो रही है तो इस तरीके से यहाँ पर लैंडफॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम कह देते हैं आइस कैप। अगला है माउंटेन्स एंड वैली ग्लेशियर्स। माउंटेन्स एंड वैली ग्लेशियर्स क्या होते हैं, जो माउंटेन्स की जो हाइट होती है, उस माउंटेन्स की हाइट पर जो है ड्यू टू द लो टेम्परेचर वहाँ पर क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, किसका, आइस का या स्नो का, तो उसे हम कह देते हैं माउंटेन ग्लेशियर्स। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, वैलीज में भी वो आइस स्लो मतलब बाय ड्यू टू द ग्रेविटी फोर्स स्लोप होकर के वैलीज में ही पहुंच जाती है, तो वहाँ पे वैली ग्लेशियर बन जाते हैं। ठीक है, इनको हम एल्पाइन ग्लेशियर्स भी कहते हैं। ठीक, दे फ्लो लाइक टंग्स ऑफ आइस डाउन थ्रू द माउंटेन्स वैली फ्रॉम द आइस कैप्स। अब आइस कैप क्या होगा, माउंटेन्स का ऊपर वाला, वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है कम होता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आइस जमी रहेगी, तो वही आइस जो है स्लोप होकर के, स्लोप मतलब खिसक करके नीचे वैलीज में आ जाती है, तो वहाँ पे हमारे वैली ग्लेशियर्स बन जाते हैं।
द वैली ग्लेशियर्स और अल्पाइन ग्लेशियर आर फाउंड इन हायर रीजन ऑफ द हिमालयाज, क्योंकि जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहीं तो बनेगा ग्लेशियर, एंड ऑन ऑल सच माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। और इस तरीके की जो भी रेंजेस हैं वर्ल्ड में, जैसे हिमालय की जो रेंजेस है ना, उसी तरीके की जो भी, जैसे रॉकीज है और एंडीज है, ठीक है, एटलस है, तो इन सभी में ही आपका क्या पाया जाएगा, माउंटेन और वैली ग्लेशियर्स पाए जाएंगे। तो ये 3 टाइप्स के आपको ग्लेशियर्स मैंने पढ़ा दिए। अब हम बात करेंगे कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ग्लेशियर्स की। तो ग्लेशियर में क्या होता है, सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक है वो है मूवमेंट। उसमें मूवमेंट होगा, जब मूवमेंट होगा तो उसकी कुछ स्पीड भी होगी, ठीक है, कि किस स्पीड से मूव कर रहा है, और सरफेस स्ट्रक्चर, उसका सरफेस स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। जनरली देखा जाता है द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ द ग्लेशियर इज वेरी स्लो, ठीक है। अब ये रेट ऑफ मूवमेंट डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है किस पे, साइज ऑफ द ग्लेशियर्स पे, जो ग्लेशियर का साइज कितना बड़ा है, और स्लोप पे डिपेंड करेगा, स्लोप ऑफ द वैली कितना है। समटाइम द सरफेस ऑफ द ग्लेशियर फॉर्म क्रैक्स नोन एज क्रीवेसिस। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा ग्लेशियर्स की सरफेस पे क्रैक्स बन जाते हैं जिन्हें क्रीवेसिस कहा जाता है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रीवेसिस आर द डीप फिशर ऑफ द वेरिएबल वेट इन द सरफेस ऑफ द ग्लेशियर। तो क्रीवेसिस का मैं आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देखो इस डायग्राम में, ये आपका क्रीवेसिस है, ठीक है, दिख रहा होगा डायग्राम में, ये क्या है, क्रीवेसिस। क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया है, बीच में एक दरार सी बन गई है, इसी को हम कहते हैं क्रीवेसिस, ठीक। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो इस डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में देखिए, ये भी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका क्रीवेसिस दिख रहा होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखें कि जो ग्लेशियर होता है वो एक्शन किस तरीके से करता है, मतलब एक्शन ऑफ द ग्लेशियर के बारे में बात करेंगे कि अपना जो टास्क है, अपनी जो जो इरोजन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है या डिपोजिशन करता है, वो किस तरीके से करता है। जैसे मैंने रिवर के केस में देखा, तो रिवर इरोजन के तरीके कौन कौन से अपनाती है। तो रिवर के जो इरोजन के तरीके थे वो आपका, जैसे मान लो अब्रेजन था, कोरेजन था, कोरोजन था, हाइड्रोलिक एक्शन था, ये सारे क्या थे, रिवर के तरीके थे इरोजन करने के। तो यहाँ पर इसी तरीके से ग्लेशियर भी 2 तरीके से इरोजन करते हैं, प्लकिंग और अब्रेजन, ठीक है। 2 तरीके से करते हैं, प्लकिंग और अब्रेजन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज प्लकिंग, प्लकिंग क्या होती है। तो देखो, ये प्लकिंग का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको एक जनरल भाषा में समझा दे रहा हूँ। प्लकिंग क्या होती है, प्लकिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को पकड़ करके खींच लेना, ठीक है, जिससे वो क्या होगी, अपनी जो ओरिजिनल सरफेस होगी उससे अलग हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान के चलूं कि जैसे आप मान के चलो कि कील है, ठीक है। अब कील किसी दीवार में लगी हुई है, तो आप क्या करते हो, एक हथौड़ी आती है, उस हथौड़ी में कील को खींचने वाला लगा होता है, तो उसमें कील को फंसा करके बाहर की तरफ खींच लेते हो, तो उसको हम प्लकिंग कह देते हैं। क्या कह देते हैं, प्लकिंग। कील किसी दीवार में फिक्स है और आपने इसको खींच लिया, बाहर निकाल लिया, तो वो प्लकिंग हो गई, ठीक है। ऐसे ही सेम केस करता है आइस। आइस में क्या होता है, आइस जब जम जाता है, क्योंकि जो उसकी नीचे सरफेस होगी, क्योंकि आइस है तो आइस के नीचे सरफेस तो होगी ही। अब जब सरफेस होती है, उस सरफेस के साथ वो जम गया। अब जब सरफेस के साथ जम गया तो हो गया का, जब वो आगे बढ़ेगा, आगे क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वो माउंटेन का एक स्लोप है, वहां पे ग्रेविटी फोर्स काम कर रहा है। जब वो आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, जो जिस सरफेस से वो सटा हुआ है उस सरफेस के टुकड़ों को भी क्या ले जाएगा, अपने साथ खींच कर ले जाएगा, तो उसको हम प्लकिंग कह देते हैं। जैसे मान के चलो कि आपने, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि आप अगर मिट्टी में आइस जमाओ, मिट्टी के नीचे, और उसके ऊपर एक, जैसे आप एक बर्तन लेना, उसके नीचे मिट्टी रखना, और मिट्टी के साथ में थोड़े से कंकड़ भी डाल देना, और उसके ऊपर पानी भर के फ्रिज में रख देना। जब फ्रिज में रख दोगे तो आप देखोगे कि जो आइस जमा हुआ है वो उसने मिट्टी और कंकड़ भी साथ में पकड़ लिए हैं। जो मिट्टी मिट्टी कंकड़ साथ में पकड़े हैं ना, उसी को हम प्लकिंग कह देते हैं। यही सेम केस करता है किसमें, जब हमारा ग्लेशियर बनता है माउंटेन्स पे, या किसी भी रॉक्स के ऊपर माउंटेन बनते हैं, सॉरी ग्लेशियर बनता है, तो ग्लेशियर के जमने के कारण होता क्या है, नीचे वाली सरफेस जब कांटेक्ट में आती है तो वो भी एक तरीके से जो ग्लेशियर की सरफेस होती है उसके साथ जम जाती, मतलब जब ग्लेशियर जमता है तो उसके ऊपर, उस सरफेस के ऊपर जम जाता है, और जब वो आगे की तरफ बढ़ता है तो उस सरफेस को अपने साथ खींच कर ले जाता है। यानी
वहां पर क्या होते हैं, गड्ढे बन जाते हैं ना, पूरी सरफेस को नहीं ले जाता है। कुछ कुछ जगह पे क्या होते हैं, जहां पर चट्टानें मुलायम होती है उनको खींच के ले जाता है, उसे हम प्लकिंग कह देते हैं। तो अकर्स प्लकिंग अकर्स व्हेन रॉक्स एंड स्टोन बिकम फ्रोजन टू द बेस और साइड ऑफ द ग्लेशियर। जब रॉक्स और स्टोन्स होते हैं वो फ्रोजन मतलब जम जाते हैं, कब, या तो बेस पर, ठीक है, या तो ग्लेशियर के बेस पर या साइड ऑफ द ग्लेशियर, एंड आर प्लग्ड फ्रॉम द ग्राउंड और फेस एज द ग्लेशियर मूव्स। और क्या होते हैं, जो इसी तरीके से जब ग्लेशियर मूव करता है तो उसी के साथ वो प्लग्ड हो जाते हैं। दिस लीव्स बिहाइंड ए जैग्ड लैंडस्केप। जैग्ड का मतलब है कहीं कहीं पर जो खड्डे से बन जाते हैं उसको हम कहते हैं जैग्ड लैंडस्केप। तो आपको आई होप कि मैंने प्लकिंग आपको समझाई, समझ में आ गई होगी। अब आपका आता है अब्रेजन। अब्रेजन का मतलब होता है किसी भी चीज को रगड़ते हुए चलना, ठीक है। तो ये कब होता है, जब रॉक्स एंड स्टोन बिकम एम्बेडेड इन द बेस ऑफ द साइड ऑफ द ग्लेशियर। जब रॉक्स और स्टोन्स होते हैं वो जो ग्लेशियर के बेस और साइड के अलोंग रगड़ खा के चलते हैं, किसके, जब जब आपका ग्लेशियर मूव करेगा तो वो भी मूव करते हैं, जब रगड़ खा के चलते हैं तो होता क्या है, वो नीचे की सरफेस को खुरदते हुए चलते हैं, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं अब्रेजन। उसमें भी क्या होता है, ये इस तरीके से भी ग्लेशियर क्या करता है, इरोजन कर लेता है, ठीक। यहाँ पे लिखा है दीज आर देन रब्ड अगेंस्ट द ग्लेशियर। तो यहाँ पर रब्ड को आप देखो, रब्ड अगेंस्ट द बेड रॉक। तो जब ये बेड रॉक के अगेंस्ट में रब्ड होते हैं तो इसी तरीके से वो क्या करते हैं, इरोजन करते हैं, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं इरोजन करने के ग्लेशियर के, एक तो हो गया अब्रेजन, दूसरा हो गया प्लकिंग। तो देखिए जिस तरीके से रिवर की साइकिल होती है उसी तरीके से ग्लेशियर की भी साइकिल होती है। तो ग्लेशियर्स, जैसे मैंने बताया था, रिवर की 3 स्टेजेस होती हैं, एक तो आपकी यूथफुल हो गई, फिर मैच्योरिटी स्टेज, फिर ओल्ड स्टेज। इसी तरीके से ग्लेशियर की भी आपकी 3 स्टेजेस होती हैं, यूथ, मैच्योरिटी एंड ओल्ड स्टेज। तो बिल्कुल सेम उसी कंसेप्ट को लेके हुए चलना है जो मैंने आपको रिवराइन लैंडफॉर्म में बताया था इससे पहले की वीडियो में। तो मैंने क्या बताया था कि जब यूथफुल स्टेज होती है, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो रिवर की हो या ग्लेशियर की हो, तो यूथफुल स्टेज में उसकी जो स्पीड होती है, ठीक है, रिवर की या ग्लेशियर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो वो क्या करता है, इनवर्ड कटिंग एक्टिविटी करते हुए चलता है, ठीक है, आइस में। एंड तो यहाँ बनते क्या है, कौन कौन सी आकृतियाँ बनती है, सर्क बनते हैं, एरेट्स बनते हैं, होन्स बनते हैं। ये हम बात करेंगे आगे ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। और द हैंगिंग वैली आर नॉट प्रोमिनेंट एट दिस स्टेज। हैंगिंग वैली यहाँ पर नहीं बनती है, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया था कि रिवर में कौन सी वैली बनती है, रिवर में आपकी वी शेप वैली बनती है। इसी तरीके से यहाँ पर जब यूथफुल स्टेज होती है तो यहाँ पर वैली कोई नहीं बनती, यहाँ पर आपको सर्क बनेगा, एरेट्स बनेंगे और होन्स बनेंगे। ये हम बात करेंगे आगे, ठीक है। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, मैच्योरिटी स्टेज में जो ग्लेशियर होता है वो ट्रंक ग्लेशियर में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर हैंगिंग वैली बनती है। ये यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यह हैंगिंग वैली कहाँ बनती है, हैंगिंग वैली बनती है आपकी मैच्योरिटी स्टेज में। हैंगिंग वैली आपकी मैच्योरिटी स्टेज में बनती है। हैंगिंग वैली क्या होती है ये भी हम आके बताएंगे आपको, ठीक है। अगला है ओल्ड एज। ओल्ड एज में क्या बनती है, स्पेशली यू शेप वैली बनती है, ठीक है। ओल्ड एज में आपकी क्या बनेगी, यू शेप वैली बनेगी, या कुछ आउटवास्ट प्लेन बनते हैं जिसमें आपके एस्कार, कैंप टेरेसेस, ड्रम लेन्स, कैटल्स, होल्स, ये सारे आपके बनते हैं किसमें, ओल्ड स्टेज में। इन सभी के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो आगे चलो हम बढ़ते हैं, अब हम पढ़ लेते हैं ग्लेशियल लैंडफॉर्म। तो ग्लेशियल लैंडफॉर्म में हमने प्लकिंग के बारे में आपको बता दिया, अब्रेजन के बारे में आपको बता ही दिया था। तो सबसे पहला जो लैंडफॉर्म है वो है सर्क, कोरी, सर्क और CWM। तो ये एक इरोजनल लैंडफॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि बनता कैसे है। द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द ग्लेशियर फ्रॉम इट्स स्नो कवर्ड वैली हेड एंड द इंटेंसिव सेटरिंग ऑफ द अपलैंड स्लोप्स टेंड टू प्रोड्यूस ए डिप्रेशन वेयर नीव और फर्न एक्यूमुलेट। मतलब यहाँ पे क्या है, देखो मैं सिंपल सी भाषा में आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर बेसिकली मैंने अभी आपको इरोजन के 2 एजेंट बताए थे ना, प्लकिंग और अब्रेशन बताए थे। तो मान के चलो कि ये आपका माउंटेन था। अब माउंटेन्स में होता क्या है, यहाँ पर ये माउंटेन है तो यहाँ पर था क्या, ये मान लो इस तरीके से था, इस तरीके से था माउंटेन। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस माउंटेन में प्लकिंग हुई और अब्रेजन हुआ। प्लकिंग अब्रेजन हो करके यहाँ पर जो इसकी शेप है वो इस तरीके से आ गई, इस तरीके से बन गया ये, ठीक है, इस तरीके से बन गया ये। अब यहाँ पर एक तरीके से ये कह सकते हो कि एक गड्ढा सा बन गया है, ठीक है, ये गड्ढा सा बन गया, स्लोप सा बन गया है यहाँ पर। इसी को हम कहते हैं, इसी को सर्क कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये सर्क फ्लोर है, ये इस तरीके से आकृति जो बन गई है, इसी को हम क्या कहेंगे, सर्क कहेंगे। यहाँ पर ये कैसे बना, ये ड्यू टू द अब्रेजन और प्लकिंग के द्वारा बना। ठीक है, किसके द्वारा बना है, अब्रेजन और प्लकिंग के द्वारा। तो यहाँ पर इस फ्लोर को हम सर्क कह देते हैं। अब यहाँ पर भी आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। यहाँ पर आप देखो कि ये जो डिप्रेशन बना है, यहाँ पर ये पूरा जो डिप्रेशन बना है, ये आपका डिप्रेशन, ये वाला, ये पूरा आपका क्या है, सर्क है। ये पूरा डिप्रेशन क्या है, सर्क है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होगे। जो डिप्रेशन होता है और वो डिप्रेशन बनता कैसे है, इरोजन होकर बनता है। इरोजन किसके द्वारा होता है, इरोजन दो तरीकों से होता है, अब्रेजन और आपका प्लकिंग के द्वारा। ये दो प्रोसेस होते हैं इरोजन के। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सर्क हो गया। अगला है कोल्स। तो कोल क्या होता है, तो कोल फॉर्म व्हेन टू सर्क बेसिन ऑन अपोजिट साइड ऑफ द माउंटेन इरोड द एरेट डिवाइडिंग देम। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखो ये है एरेट। ठीक है, ये आपका एरेट है, यहाँ दिख रहा होगा, ये एरेट दिख रहा है आपको। ये वाली लेयर किसकी है, एरेट की है। कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाली लेयर जो है आपकी एरेट की दिख रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर भी इस एरेट का इरोजन हो रहा है। एरेट का क्या हो रहा है, इरोजन। यहाँ से भी इरोजन हो रहा है, इसके पीछे भी इरोजन हो रहा है। तो इरोजन हो करके तो एक आपका जो सर्क होगा इधर बन जाएगा और एक सर्क जो है इधर बन जाएगा। इस तरीके से ये बीच में यहाँ पर ये एरेट है, इसका इरोजन होकर के एक सर्क इधर बन गया और एक सर्क इधर बन गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कह देंगे कोल। इसको क्या कह देंगे, कोल कह देंगे। ये है आपका डायग्राम, एक सर्क इधर बन गया और एक सर्क इधर बन गया, इसी को हम क्या कह देंगे, कोल कह देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहीं पर आप देखो ये जो कोल बनना है ना, तो एक सर्क तो इस साइड बन गया और एक सर्क इसके पीछे की साइड बनेगा, तो उसी स्थिति को हम कह देंगे कोल। अगला जो है वो है आपका हॉर्न्स। तो हॉर्न क्या होता है, देखो हॉर्न आर ए सिंगल पिरामिडल पीक फॉर्म्ड व्हेन द समिट इज इरोडेड बाय सर्क बेसिन ऑन ऑल साइड। अब देखो कॉल क्या होता है, कॉल जब दो साइड आपका सर्क बनना है तो उसे कॉल कह देंगे। और यहाँ पे क्या है, हॉर्न में क्या होता है, हॉर्न में आपकी तीन मैक्सिमम मोर देन टू साइड आपकी जब सर्क बनेगा तो उसकी जो ऊपर वाली चोटी होगी उसको हम क्या कह देंगे, हॉर्न कह देंगे। हॉर्न इज ए सिंगल पिरामिडल पीक फॉर्म्ड व्हेन द समिट इज इरोडेड बाय सर्क। अब देखो यहाँ पर मतलब क्या है, जैसे ये समिट है, ये आप देख रहे होगे, ये चोटी है। ठीक है, अब एक यहाँ पे मैं आपको 3D व्यू तो दिखा नहीं सकता, तो एक यहाँ पे सर्क यहाँ बन जाएगा। ठीक है, और एक सर्क इधर बनेगा, एक सर्क इधर बनेगा और एक सर्क इसके पीछे ही बनेगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे इरोजन हो करके ये ऊपर वाली चोटी जो है नुकीली हो जाती है। इस नुकीली चोटी को हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, नुकीली चोटी को हम हॉर्न कह देते हैं। हॉर्न क्या होता है, जो सर्क बनते हैं, तीन साइड सर्क बनना है तो और वो इरोड होकर के एक नुकीली चोटी बन जाती है, उसी को हम कह देते हैं हॉर्न। ठीक है, एरेट्स एंड पिरामिडल पीक क्या है, देखो when two quarries cut back on opposite side of the mountain knife edge ridges are formed called arêtes। अब देखो एक यहाँ पे एक आपका जो सर्क है, एक ये सर्क बनना है, एक सर्क ये बनना है, एक सर्क यहाँ बनना है और एक सर्क पीछे बनना है। तो जो पिरामिडल पीक है इसको तो हमने कह दिया हॉर्न, क्या कह दिया, इसको हॉर्न कह दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो ये जो दो सर्क को डिवाइड करने वाली लाइन है उसको हम कहेंगे एरेट। तो यहाँ पे भी सर्क को डिवाइड करने वाली लाइन आ रही है, इसको हम एरेट कह देंगे। यहाँ पर भी सर्क को डिवाइड करने वाली लाइन आ रही है, उसको हम एरेट कह देंगे। तो ये चीज ध्यान रखनी है, दो सर्क को डिवाइड करने वाली जो लाइन होगी उसको हम एरेट कह देंगे। ठीक है, अगला जो आता है वो है हमारा बर्गशुंड। ठीक है, बर्गशुंड कैसे बनता है, तो बर्गशुंड देखो यहाँ डायग्राम में, देखो डायग्राम में होता क्या है, जैसे यहाँ पे ये तो हमारा सर्क हो गया, ये हमारा सर्क है। ठीक है, अब इसको ऊपर इस सर्क में क्या आगे आइस आकर के जमा हो गई है। अब आइस इस तरीके से फ्लो हो रही है, इस तरीके से फ्लो हो रही है, तो होगा क्या, कभी कभी क्या होता है इसके बीच में यहाँ पे क्रैक आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्रैक आ गया, इस क्रैक को ही हम कहते हैं बर्गशुंड। ठीक है, इस क्रैक को हम क्या कहते हैं, बर्गशुंड कहते हैं। एट द हेड ऑफ द ग्लेशियर वेयर इट बिगिंस टू लीव द स्नोफील्ड ऑफ कॉरी अ डीप वर्टिकल क्रैक ओपन्स अप इज कॉल्ड ए बर्गशुंड। और रिमाय भी इसको कहा जाता है, रिमाय, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप देखो ये हेड है
ग्लेशियर का, तो यहीं पर आपका क्रैक जो बन जाता है उसको बर्गसुंड या आपका रिमाय कहते हैं। और ये तो आपको दिख रहा होगा, ये वाला आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला जो है आपका, इसको हम कहेंगे कोरी। तो जो अगला है वो है रॉस मुटाने। देखिए रॉस मुटाने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना और उसको ध्यान भी रखना है कि रॉस मुटाने किसका है। सबसे पहली बात तो ग्लेशियर से रिलेटेड है और ये एक इरोजनल लैंडफॉर्म होता है, ठीक है। तो रॉस मुटाने क्या है? रॉस मुटाने इसमें दो चीज़ें काम करती हैं, एक तो आपका अब्रेजन काम करेगा और एक आपका काम करेगा प्लकिंग। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका मान लो ग्लेशियर है, ये आपका ग्लेशियर है। अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द आइस कैसी है? इस तरीके की। हमारा जो आइस जो है स्लोप है वो इस तरीके से इस तरफ जा रहा है, ठीक है। अब आइस फ्लो होके जा रहा है, जब आइस फ्लो होके जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि आपको डायरेक्शन दिख ही रही होगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे अप स्ट्रीम साइड, अप स्ट्रीम साइड। और इसको हम कहेंगे लीवर्ड साइड। क्या कहेंगे? लीवर्ड साइड, ठीक है। ध्यान हो गया? तो इसको हम कहेंगे अप स्ट्रीम, इसको कहेंगे डाउन स्ट्रीम या लीवर्ड साइड, ठीक। इतनी बात क्लियर है। अब अप स्ट्रीम साइड पे होता क्या है, यहाँ पर तो आपका एक प्रोसेस काम करता है जिसको हम कहते हैं अब्रेजन, ठीक है। और लीवर्ड साइड पे एक प्रोसेस काम करेगा जिसको हम कहेंगे प्लकिंग। क्या कहेंगे? प्लकिंग कहेंगे। अब देखो, अब मैंने आपको प्लकिंग और अब्रेजन समझा दिया है, ठीक है। तो लीवर्ड साइड पर काम कर रहा है प्लकिंग और अपस्ट्रीम साइड पर काम कर रहा है अब्रेजन। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या है कि अब्रेजन क्या करता है? अच्छा, अब्रेजन किसी भी चीज को स्मूथ करता है, ठीक है। क्या करेगा? किसी भी चीज को, क्योंकि रगड़ खा के जाता है, जब रगड़ खाएगा तो ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड हो जाएगी स्मूथ। कौन सी वाली साइड? जहां पर जो अपस्ट्रीम साइड है वो स्मूथ हो जाएगी। तो और यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पर आपकी जो लीवर्ड साइड है, यहाँ पर आपकी होगी प्लकिंग। और प्लकिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को जड़ से उखाड़ करके ले जाना। जैसे मैंने कील का एग्जांपल दिया था ना, कील को अगर दीवार में गड़ी हुई है तो उसको आप उखाड़ लेते हो, तो प्लक कर लेते हो, प्लकिंग खींच लेते हो उसमें से। तो यहीं पे क्या होता है? यहाँ पर प्लकिंग होती है। जब प्लकिंग होगी तो यहाँ से पत्थर उखड़ते हुए जाएंगे, और जो पत्थर उखड़ते हुए जाएंगे, इसीलिए ये वाली जो साइड होती है यहाँ पर आपकी प्लकिंग होती है, ठीक है। तो रॉस मुटाने क्या होता है? रॉस मुटाने की एक साइड तो बहुत स्मूथ होती है और दूसरी साइड जो होती है उबड़ खाबड़ होती है। ये इसकी पहचान है, ठीक है। बनता कैसे है ये? इट्स अपस्ट्रीम और स्ट्रॉस साइड इज स्मूथ एंड बाय अब्रेजन एंड इट्स डाउनवर्ड और लीवर्ड साइड इज रफन्ड और प्लकिंग इज मच स्टीपर। कहने का मतलब मैंने जो अभी आपको समझाया वही चीज इसमें लिखी हुई है। जो आपकी अपस्ट्रीम साइड है वो अब्रेजन से स्मूथ हो जाती है, और जो लीवर्ड साइड होती है वो क्या होती है? प्लकिंग से डीप स्टीपर हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है। स्टीपर मतलब यहाँ पे स्लोप जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या क्या कहलाता है? रॉस मुटाने कहलाता है। एक साइड तो बहुत ज़्यादा कैसी होगी? एक साइड तो बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी और एक साइड बहुत ज़्यादा स्टीप होगी, तो उसी वाली शेप को हम क्या कह देते हैं? रॉस मुटाने कह देते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये आपका रॉस मुटाने है। रॉस मुटाने को हम शीप बैक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक भेड़ की तरह, यहाँ पे आप देख रहे हो भेड़ की तरह यहाँ पर उसकी बैक बन जाती है, तो उसको हम शीप बैक भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा, ये आपका यहाँ पर क्या हो रहा है? ये आपकी अपवर्ड साइड है, यहाँ पे अब्रेजन या पॉलिशिंग हो रही है, ठीक है। और ये आपकी लीवर्ड साइड है, यहाँ पर क्या हो रहा है? आपकी प्लकिंग हो रही है। तो यहाँ पर देखो पत्थर आपको ज़्यादा टूटते हुए दिख रहे होंगे। यहाँ पर आप देखोगे पत्थर आपको यहाँ पर ज़्यादा टूटते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको मूव करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉलिशिंग हो रही है अब्रेजन में, ठीक। तो ये हो गया आपका रॉस मुटाने। रॉस मुटाने को हम क्या कहते हैं? रॉस मुटाने को हम शीप बैक भी कहते हैं। और रॉस मुटाने में आपके दो चीज़ें काम करती हैं, अब्रेजन और प्लकिंग। अब्रेजन जो काम करता है वो अपवर्ड साइड में काम करता है, और प्लकिंग जो काम करता है वो लीवर्ड साइड में काम करता है। अपवर्ड साइड क्या है, लीवर्ड साइड क्या है, मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। हमारा क्रेग एंड टेल। देखो क्रेग एंड टेल क्या है? क्रेग एंड टेल इज ए लार्जर रॉक मास देन ए रॉस मुटाने। रॉस मुटाने से जो बड़ा लैंड मास होता है, पहली बात तो ये है, जो लैंड मास होगा वो जो आपका रॉस मुटाने से बड़ा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है? क्रैक क्या होती है? क्रैक इज ए मास ऑफ हार्ड रॉक विद ए स्टीप स्लोप ऑन द अपवर्ड साइड। अब देखो अपवर्ड साइड कौन सी है? जैसे मान लो अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये है,
तो इसकी अपवर्ड साइड ये वाली होगी, ये वाली अपवर्ड साइड होगी, ये वाली लीवर्ड साइड होगी नहीं होगी, ये बताओ। अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये है, आइस फ्लो ये है, अगर डायरेक्शन ऑफ आइस फ्लो इधर है तो ये अपवर्ड साइड हो जाएगी, ये आपकी लीवर्ड साइड हो जाएगी। तो डिपेंड करेगा कि अपवर्ड साइड कौन सी है, लीवर्ड साइड कौन सी, किस पर डिपेंड करेगा, ये आपका डिपेंड करता है किस पर, कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो मतलब कैसी है किसकी, आइस की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्रैग क्या है, क्रैग इज ए mass of hard rock with a steep slope on the upward side which protect the softer leeward slope from being completely worn down by the oncoming ice। तो ये देखो होता क्या है, ये आपका रॉस मोंटाना से बड़ा रॉक मास होता है, रॉस मोंटाना बहुत छोटा रॉक मास होता है, ये आपका बड़ा होता है। अब यहाँ पर होगा क्या, देखो यहाँ पर ये ऊपर ये आपकी रेजिस्टेंट रॉक दिख रही है, ये आपकी सॉफ्टर रॉक है, ये भी आपकी सॉफ्टर रॉक है। अब यहाँ पर आप देखो इसके ऊपर ये क्या जमा हुआ है, ये आपका ग्लेशियर जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका पूरा ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर आपको दिख रहा होगा, ये वाला ग्लेशियर जमा हुआ है। अब इस ग्लेशियर में क्या होता है, देखो ये ग्लेशियर की डायरेक्शन इस तरफ है, आइस की डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ मूव करेगा तो ये वाली हो जाएगी आपकी अपवर्ड साइड और ये वाली आपकी हो जाएगी लीवर्ड साइड। अब यहाँ मूव करेगा तो इस वाली साइड पर यहाँ पर क्या काम करेगा, यहाँ पर आपका प्लकिंग एंड अब्रेजन काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा है। ठीक है, ये साइड क्या है, बड़ी है, तो ये जो रॉक मास जो होती है ये बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत छोटा होता है रॉस मोंटाना में, इसमें ये बड़ा होता है। तो यहाँ पे प्लकिंग एंड अब्रेजन काम करेगा, तो प्लकिंग एंड अब्रेजन काम करेगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये आपकी छोटे मतलब सॉफ्टवेयर रॉक है, तो ये आपकी कट जाएगी। जब ये कट जाएगी तो इस तरीके से यहाँ पे देखो इसका ढाल इस तरीके से बन गया। ये जो आपके प्लकिंग और अब्रेजन है ये आपका जो है दोनों रॉक पे काम करेंगे, ये आपकी हार्ड रॉक है, ये आपकी सॉफ्ट रॉक है, इस पे भी काम करेगा, इस पे भी काम करेगा। तो इस तरीके से ये इस शेप की आकृति यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो ढाल बनना है, लेकिन यहाँ पर जो ढाल बनना है ये इस ढाल को यहाँ पे जो भी आपका मलबा होगा यहाँ नहीं गिरेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका अब्रेजन प्लकिंग हो रही है और इसकी फ्लो डायरेक्शन ऑफ फ्लो उसकी ग्लेशियर की इस तरफ है, तो यहाँ पे जितना ही मलबा होगा वो आगे की तरफ लेके जाएगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, जमा कर देगा। यहाँ पे क्या होगा, जमा कर देगा, और जमा करने के साथ में यहाँ पे आपकी मोरेंस बनेंगे। मोरेंस में आपको बताऊंगा कि मोरेंस क्या होते हैं। ठीक है, ये हम आगे इसका डिपोजिशनल फीचर है वहाँ उसके बारे में तब बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या बन गया, अब फाइनली ये आकृति आ गई। यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपका स्टीप स्लोप बन गया है। जो स्टीप स्लोप होता है, क्रैग इज ए स्टीप साइडेड एंड हैज़ ए क्रैक्स इन द फॉर्म ऑफ प्लकिंग। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ये स्टीप साइड है, यहाँ पे इसका स्लोप ज़्यादा है और यहाँ पे प्लकिंग के आपको प्रमाण मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लकिंग के प्रमाण मिलेंगे, तो इसको हम कहते हैं क्रैग। और आगे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं टेल। यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिपोजिशन मिलेगा, यहाँ पे आपको मोरेंस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ यहाँ से काट के लेके जाता है आइस वो यहाँ पे जमा करता है, तो ये एक तरीके डिपोजिशन फीचर होता है। लेस रेजिस्टेंट रॉक गिव्स द टेल विच हैज़ ए जेंटर ग्रेडियंट। यहाँ पे इसकी ग्रेडियंट जो होती है वो भी आपकी लो होती है। तो क्रैग एंड टेल आप समझ गए होंगे। अगला जो है वो है नुनाटक। नुनाटक क्या होता है, नुनाटक एक माउंटेन पीक होती है जो ग्लेशियर के ऊपर कई जगह पे निकल आती है। छोटी छोटी जो माउंटेन्स होते हैं जो ग्लेशियर पे दिखते हैं उन्हें हम कहते हैं नुनाटक। तो नुनाटक क्या है, इज अ माउंटेन पीक और अदर रॉक फॉर्मेशन दैट इज एक्सपोज्ड अबव द ग्लेशियर और आइस शीट। तो आपने देखा, आपने ये देखा होगा कि जैसे आइस शीट जो होती है यानी ग्लेशियर होता है, तो उसमें बीच में आपको छोटे छोटे पहाड़ दिखेंगे, छोटे छोटे माउंटेन्स पीक दिखेंगी, उन्हीं को हम नुनाटक कहते हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें नुनाटक किस तरीके से दिखते हैं। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहे होंगे ये आपका पूरा क्या है, ग्लेशियर है, और यहाँ पे छोटे छोटे माउंटेन्स आपको दिख रहे होंगे, इन्हीं को हम कह देते हैं नुनाटक। क्या कह देते हैं इनको, नुनाटक कह देते हैं। आगे हम बढ़े, अगला है पैटरनॉस्टर लेक्स। पैटरनॉस्टर लेक इज वन ऑफ द सीरीज ऑफ ग्लेशियर लेक्स कनेक्टेड बाय ए सिंगल स्ट्रीम और ब्रेडेड स्ट्रीम सिस्टम। पैटरनॉस्टर लेक्स आर फॉर्म्ड इन द लो डिप्रेशन ऑफ द यू शेप्ड वैली। जब यू शेप्ड वैली बनती है तो उनके का जो लो डिप्रेशन होता है वहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से जब आइस जमा हो जाता है, जब आइस जमा हो जाता है तो एक तरीके से जो वैली होती है ना, यू शेप वैली, तो नीचे का तापमान कम हो जाता है, सॉरी नीचे का तापमान ज़्यादा हो जाता है ऊपर के तापमान से। जब नीचे का तापमान ज़्यादा होता है तो वहाँ पे बर्फ़ पिघल जाती है, पिघल के करके उस गड्ढे में एक पानी भर जाता है, तो उसी को हम कहते हैं पैटरनॉस्टर लेक। अगला है यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रफ्स एंड रिबन लेक्स।
ये क्या होती है? देखो, जब यू शेप्ड वैली होती है ना, यू शेप्ड वैली में भी आपकी कुछ लेक्स बन जाती है, तो उन्हीं को हम यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रप्स या रिबन लेक्स कह देते हैं, ठीक है। तो इसका बस नाम याद कर लो, अंदर का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम बात करेंगे हैंगिंग वैली, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। हैंगिंग वैली बेसिकली क्या होती है? द मेन वैली इज इरोडेड मच मोर देन द ट्रिब्यूटरी वैली एज इट कंटेन्स ए मच लार्जर ग्लेशियर। देखो, जब ग्लेशियर्स होता है ना, ग्लेशियर जब फ्लो होता है, तो ये तो आपका मेन ग्लेशियर हो गया, इससे कई सारे ग्लेशियर निकल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स। लेकिन जो ग्लेशियर मेन ग्लेशियर होता है वो ज़्यादा इरोड होता है, उसकी वैली जो होती है वो ज़्यादा इरोड होती है। क्यों? क्योंकि इस पे जो भार होता है बर्फ का वो ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा इरोड होती है। तो यही कह रहा था, मेन वैली इज इरोडेड मच मोर देन द ट्रिब्यूटरी वैली एज इट कंटेन्स ए मच लार्जर ग्लेशियर। क्योंकि मेन ग्लेशियर में जो मेन आपकी वैली होती है उसमें आपका ज़्यादा ग्लेशियर होता है, बड़ा ग्लेशियर होता है। आफ्टर द आइस हैज़ बीन मेल्टेड ए ट्रिब्यूटरी वैली हैंग्स अबव द मेन वैली। अब होता क्या है, जब ज़्यादा जो है आपका कह सकते हो आइस मेल्ट हो जाता है, तो जो ट्रिब्यूटरी वैली होती है वो मेन वैली के ऊपर लटकती हुई दिखाई देती है, जैसे वाटरफॉल होता है उस तरीके से। इस ट्रिब्यूटरी वैलीज को हम क्या कहते हैं? हैंगिंग वैली कहते हैं। जैसे मान के चलो, जैसे ये है आपका, यहाँ इस डायग्राम से हम समझेंगे, ये आपका मेन ग्लेशियर था, ये आपका क्या था? मेन ग्लेशियर था। यहाँ पर आपका मेन ग्लेशियर था। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे जब मेन ग्लेशियर था तो उसमें क्या हुआ, जब ज़्यादा ग्लेशियर भार ज़्यादा होगा तो यहाँ पे आपकी यू शेप्ड वैली बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर का भार ज़्यादा होगा। जब भार ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्लकिंग करेगा, ज़्यादा अब्रेजन करेगा, तो यहाँ पे क्या बन गई? यू शेप्ड वैली बन गई। अब यहाँ पे जो ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स थे, जहाँ से इस तरीके से फ्लो हो रहे थे इसमें जुड़ करके, तो अब ये क्या होगा, ये कम प्लकिंग करेंगे, ये कम प्लकिंग करेंगे, कम अब्रेजन करेंगे, और ये ज़्यादा करेगा। जब ये ज़्यादा करेगा तो होगा क्या, अब यहाँ पर जो भी आपका वाटर बनेगा, यहाँ पर जो भी पैटर्नोस्टर लेक्स बनेंगे या यहाँ पर जो भी लेक बनेगी, उसका पानी जो आकर के वो यहाँ नीचे आके गिर जाएगा, ठीक है। जब ये पिघलेगा तो उसका पानी नीचे आके गिरेगा, जब नीचे आके गिरेगा तो यहाँ पर आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे कोई हमने लटकते हुए कपड़े यहाँ लटका दिए हैं, ठीक है। इस तरीके से पानी नीचे गिरता है, और ये वाटरफॉल की तरह हम इसको कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से वाटरफॉल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो पानी गिरता है ना वो सट के गिरता है, मतलब बिल्कुल एडजेसेंट टू द फेस ऑफ द यू शेप्ड वैली, मतलब यू शेप्ड वैली की जो फेस होती है उसी के साथ गिरता है, तो उसी को हम कह देते हैं हैंगिंग वैली। तो इसको हम एक डायग्राम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम में आपकी ये जो वैली है यहाँ पर, ये तो आपकी मेन वैली हो गई, और यहाँ से आपका जो मेन वैली हो गई, तो ये आप देख रहे हो, ये वाला जो इसकी ट्रिब्यूटरी आ रही है, ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर आ रहा है, तो इस तरीके से ये नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने यहाँ पर कपड़े टांग दिए हों, तो कपड़े हैंग कर दिए हों, तो इसको हम कह देते हैं हैंगिंग वैली, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका फ्यूड। देखो, फ्यूड क्या होता है बेसिकली समझिए। फ्यूड क्या है, जैसे मान के चलिए ये आपका ग्लेशियर यहाँ से फ्लो होता हुआ आ रहा है, और यहाँ मान के चलो यहाँ पर आपका सी है, आगे ये आपका सी है, ठीक है, यहाँ पर आपका सी है, ठीक है, ये आपका सी है, और यहाँ से मान लो ग्लेशियर इस पर फ्लो होता हुआ आ रहा है। जब ग्लेशियर यहाँ पे फ्लो होता हुआ आएगा तो होगा क्या, यहाँ पर जो जितना भी लोड होगा आगे का वो यहाँ पर सी में गिराता रहेगा, ठीक है, सी में गिराता रहेगा, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पर जो मोरेन का लोड होगा यहाँ पर आकर के जमा हो जाएगा, यहाँ जमा हो जाएगा, तो जो इसका कनेक्शन जो होता है वो इस सी से समाप्त हो जाता है। तो जो जब यहाँ पर इसमें जितना भी आइस जमा हुआ है, ये आपका जब मेल्ट होता है ना, जब मेल्ट हो जाता है तो पानी बन जाता है, पानी होकर के पीछे की तरफ जाता है, यू शेप्ड वैली पीछे की तरफ जाता है, तो ये पूरा जो सरफेस है ये पानी से भर जाती है। इसी को हम कहते हैं फ्योर्ड। फ्योर्ड क्या है, एक तरीके से जब आइसलैंड होता है, जब आपका ग्लेशियर होता है, जब वो कह सकते हो कि जब मेल्ट हो जाता है, तो मेल्ट हो करके जो पानी बन जाता है, पानी अब वो आगे तो जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे मोरेन जमा हो गया सी के सरफेस पे, तो यहाँ तो आगे जाएगा नहीं, तो पीछे की तरफ जाता है, और पीछे की तरफ जाकर के जितनी भी लंबी यू आकार की घाटी होती है उस सब में पानी पानी हो जाता है, इसको हम फ्योर्ड कह देते हैं, ठीक है। अब देखो फ्योर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका है फ्योर्ड, ये देखो ये आपका फ्योर्ड है, यहाँ पे यू आकार की घाटी बनी है, और यहाँ पे पहले आइस था कभी, अब आइस यहाँ पे मेल्ट होकर के पूरा ये पानी से भर गया है, तो इसको हम कह देते हैं फ्योर्ड, ठीक है। तो ये आपके थे इरोजनल लैंडफॉर्म, जितने भी मैंने अभी तक आपको बताए थे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के बारे में।
देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका है इरेटिक्स। तो इरेटिक्स क्या होते हैं? बोल्डर्स ऑफ वेरिंग साइजेस आर ट्रांसपोर्टेड बाय आइस एंड लेफ्ट स्ट्रैंडेड इन द रीजन्स ऑफ डिपोजिशन व्हेन द आइस मेल्टेड कॉल्ड इरेटिक्स। अब होता क्या है देखो, समझो इसको, मैं आपको आसान भाषा में समझा दूं। जैसे ये आपका जब ग्लेशियर होता है तो ग्लेशियर के अंदर बहुत सारे बोल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो ग्लेशियर साथ लेके चलता है। अब जब साथ लेके चल रहा है, जब वहाँ का टेम्परेचर कम है तब तो वो ग्लेशियर के अंदर दबे रहते हैं। जब वो ग्लेशियर मेल्ट होता है, मेल्ट होने के बाद में जो पत्थर होते हैं वो वहीं की वहीं रह जाते हैं। वो तो पानी बन के चला गया, ग्लेशियर का जो मेल्ट हुआ तो पानी तो फ्लो हो गया, लेकिन यहाँ पर ये पत्थर एज इट इज रह जाता है। इसको हम कहते हैं इरेटिक्स। ये क्या है? हमारे इरेटिक्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा मोरेन्स। अब देखो मोरेन्स क्या होते हैं? मोरेन्स एक तरीके से are made up of rock that are shattered by frost action embedded in the glacier down the valley. Those that fall on the sides of the glacier form lateral moraines. तो होता क्या है यहाँ पर, जो जैसे जब आपका ग्लेशियर होता है तो वो अब्रेजन करता है, प्लकिंग भी करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, पीस ऑफ रॉक्स जो होते हैं वो आपके टूट जाते हैं। जब टूट जाते हैं पीस ऑफ रॉक्स तो होते क्या है, वो साइड में और कभी कभी बीच में आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ साइड में भी इकट्ठे हो रहे हैं और ये देखो बीच में भी आके इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये जो साइड में या बीच में इकट्ठे हो रहे हैं उन्हीं को हम कह देते हैं मोरेन्स कह देते हैं। मोरेन्स एक तरीके से कह सकते हो एम्बैंकमेंट का काम करते हैं, एक तरीके से बांध का काम करते हैं। अब यहाँ पे मोरेन बन गया तो ये ग्लेशियर ना तो यहाँ का ग्लेशियर ना तो इधर जा सकता है, ना यहाँ का इधर आ सकता है, तो एम्बैंकमेंट का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे लेवीज बनाती है ना जो रिवर, ऐसे ये आपके मोरेन्स जो ग्लेशियर होते हैं वो मोरेन्स बनाते हैं। ठीक है, तो when two glacier converge their inside lateral moraines unite to form medial moraine। जो आपके दो मोरेन कन्वर्ज हो जाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपका एक मोरेन तो ये कन्वर्ज हो रहा है, एक मोरेन यहाँ पे आ रहा है, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया मीडियल मोरेन। क्या बन गया? ये आपका मीडियल मोरेन बन गया। एक यहाँ से आया और एक यहाँ से आया, कन्वर्ज होकर के क्या बन गया, मीडियल मोरेन बन गया। एंड मोरेन क्या होते हैं? एंड मोरेन जब सारे मोरेन्स आकर के यहाँ पर देखो एंड हो रहे हैं, ये सारे, ये क्या हमारे एंड मोरेन होते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका ग्लेशियर इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। आगे जितने भी मोरेन्स जाके इकट्ठे हो रहे हैं उसको हम कहेंगे एंड मोरेन्स। लेटरल मोरेन्स क्या होते हैं? जो साइड में बनते हुए आते हैं। लेटरल मोरेन्स क्या हैं? जो साइड में बनते हुए आ रहे हैं, साइड में बनते हुए आ रहे हैं, वो आपके क्या होंगे, लेटरल मोरेन होंगे। किनारे किनारे बनते हुए आते हैं, बीच में बनते हुए आ रहे हैं, वो हमारे क्या है, मीडियल मोरेन्स होंगे। और जो लास्ट में बनना है वो हमारे क्या होंगे, एंड मोरेन्स होंगे। अब देखो अगला अगला है हमारा ड्रमलिन्स। ड्रमलिन्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ड्रमलिन्स क्या है? एक ओवल शेप्ड हिल्स लार्जली कंपोज्ड ऑफ ग्लेशियल ड्रिफ्ट एंड फॉर्म्ड बीनीथ ए ग्लेशियर। ग्लेशियर के का जो निचला हिस्सा होता है वहां पर आपके ड्रमलिन्स बनते हैं, और ये क्या होती है, ओवल शेप्ड हिल्स होती है, छोटी छोटी हिल्स होती हैं। दे आर वाइड स्प्रेड इन फॉर्मरली ग्लेशिएटेड एरियाज। तो ये क्या होते हैं, मैक्सिमम आपके कहाँ पाई जाएंगे, ग्लेशिएटेड एरिया में पाई जाती हैं। स्पेशली आपके कनाडा है, आयरलैंड है, स्वीडन है, यहाँ पर आपके जो आपका मैक्सिमम पार्ट होता है ग्लेशियर के फॉर्म में है। ठीक है, दे आर लो हिल्स। मैंने कहा था ये बहुत छोटी छोटी हिल्स होती हैं, अप टू 1.5 किलोमीटर लॉन्ग एंड 60 mm टाइल। तो मतलब कितनी ज़्यादा कम ऊंचाई है, कितनी कम ऊंचाई की होती है, लेकिन इनकी लंबाई ज़्यादा होती है। एंड अपीयर स्टीपर ऑन द ऑनसेट साइड एंड टेपर्ड ऑफ ऑन द लीवर्ड साइड। ठीक है, दे आर अरेंज डायगोनली एंड कॉमनली रिफर्ड एज बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी। इसको हम बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी भी कहते हैं। ठीक है, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी इज द topography of drumlins which are generally found in clusters. Drumlins fields are areas with numerous drumlins। तो यहाँ पर आप देखोगे ये आपके ड्रमलिन है, इस डायग्राम में आपको दिख जाएगा, ये आपका ड्रमलिन है। और ड्रमलिन ये इस तरीके से, ये जो छोटी छोटी हिल्स होती हैं, यहाँ पे जो हिल्स होंगी बहुत छोटी छोटी पाई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी हिल्स पाई जाती हैं। तो इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पर आप एक चीज़ ये देखोगे कि ये एक तरीके से जो एग की बास्केट होती है ना, उस तरीके से लग रहा है। यहाँ पे जैसे हम एग जिसमें रखे होते हैं ना, उस तरीके से लग रहा है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम कह देते हैं ड्रमलिन। ठीक है, अगला देखो, अगला पॉइंट है एस्कर्स। एस्कर्स क्या होता है? देखो, एस्कर्स आर द साइनस रेज कंपोज्ड ऑफ ग्लेशियल मटेरियल मेनली सैंड्स ग्रेविट डिपॉजिट बाय मेल्ट वाटर करेंट्स इन ग्लेशियल टनल्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे ये ग्लेशियर्स है, तो ग्लेशियर से जब ग्लेशियर एक तरीके से बिल्कुल आउटवास्ट प्लेन में प्रवेश कर जाता है, तो यहाँ पे जितना भी जो मटेरियल उसका होता है, जैसे आपके
जो सैंड्स है, ग्रेवल से वो साथ कुछ साथ लेकर के आता है, और यहाँ पे जब वो पिघल जाता है तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें जमा कर देता है, उसी को हम एस्कर्स कह देते हैं। अगला है आपका आउटवाश प्लेन्स। देखो आउटवाश प्लेन्स क्या होते हैं, ये आपके फ्लूवियो ग्लेशियल डिपॉजिट्स से बनते हैं। फ्लूवियो का मतलब होता है आपका रिवर जो डिपॉजिट लेके आती है, और प्लस ग्लेशियर जो डिपॉजिट लेकर के आता है, उसके डिपॉजिट से जो भी आपका बनता है वो हमारे होते हैं आउटवाश प्लेन्स। और आउटवाश प्लेन्स ऐसे होते हैं कि यहाँ पर आपकी खेती भी की जा सकती है, ठीक है। अगला है कैटल लेक। कैटल लेक क्या होती है, डिप्रेशन आर फाउंड व्हेन द डिपोजिशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग रिजेस। अब देखो डिपोजिशन जो होता है तो वहाँ पर क्या है, जो रिजेस बनी होती हैं उसमें आपकी, जैसे मान लो अभी यहाँ पर आइस है, अब आइस जब पिघल जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर आ जाएगा, जब वाटर आ जाएगा तो यहाँ पर एक कैटल लेक बन जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कैटल लेक। अगला जो पॉइंट है वो है आपका केम। तो केम को आप ध्यान रख लेना, केम क्या होते हैं, कैटल लेक के साथ बनते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, केम एंड कैटल टोपोग्राफी भी कहते हैं। केम्स आर एसोसिएटेड विद द कैटल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपके केम्स हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, ये तो आपकी कैटल लेक हो गई, ये आपकी केम्स हो गई, ठीक है। जो ऊपर आपका रॉकी एरिया दिख रहा है, ये जो आपका रॉकी एरिया दिख रहा है ये आपका केम हो गया, ये आपका क्या हो गया, कैटल लेक हो गया, ठीक। पर हमने आपके सारे जो ग्लेशियल लैंडफॉर्म थे, चाहे आपका डिपोजिशनल लैंडफॉर्म हो, चाहे आपका इरोजनल लैंडफॉर्म हो, ये सारे हमने पढ़ लिए। और ये आपको एक तरीके से नोट्स में जब बनाने हैं, जब आप नोट्स बनाओगे तो आप एक तरफ इरोजनल लैंडफॉर्म डाल करके जितने भी इरोजनल लैंडफॉर्म है उनके नाम लिख लोगे, और एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के नाम लिख लोगे एक तरफ, ठीक है। बस आपको लैंडफॉर्म याद रखना है कि लैंडफॉर्म ये इरोजनल होता है या डिपोजिशनल होता है, बस यही पूछा जाता है। कभी कभी ये पूछ लेता है, जैसे मान लो केम्स दे दिया, केम्स एक मतलब किस टाइप की का लैंडफॉर्म है, रिवराइन लैंडफॉर्म है या ग्लेशियल लैंडफॉर्म है या आपका कास्ट लैंडफॉर्म है या आपका एरिड लैंडफॉर्म है, तो ये भी पूछ लेता है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो केम्स जो है आपका किससे जुड़ा हुआ है, आपका ग्लेशियल लैंडफॉर्म से जुड़ा हुआ है। तो आप जो ग्लेशियर लैंडफॉर्म, जितने भी लैंडफॉर्म जुड़े हुए हैं वो आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है, इसमें से ये पूछ लेता है कि कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म है या कौन से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।